बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली असगर साहब, जो कि डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू हैं। इनसे आज हम पूछते हैं कि टैक्स के हवाले से कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या होती है और इसका इतलाक किन किन लोगों पे होता है और कौन कौन से असासे इसके ज़मरे में आते हैं। आज हम आवाम की अवेयरनेस के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब से कि हमें इस बारे में मालूमात दें, बेनामी असासों के बारे में और इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी और असासों के बारे में कि क्या क्या होते हैं और स्पेशली टैक्स एमनेस्टी स्कीम है क्या। जी, आपने हमें मौका दिया है कि हम इस नहायत अहम और फंडामेंटल जो स्कीम है इसके बारे में लोगों को हम अवेयर कर सकें। वो जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन करवाया, मैं डिप्टी कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू हूँ और मेरा पैगाम बिलअमूम सारे आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए और बिलखसूस ज़िला कोटली के जो शहरी हैं उनके लिए है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम बेसिकली इसका जो प्रॉपर नाम है वो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है। 2019 की ये स्कीम है। एजेके गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू की है यहाँ पे, जिसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 31 जुलाई 2019 है। ये स्कीम प्राइमरीली बुनियादी तौर पे ऐसे असासाजात जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए हैं उन असासाजात को डिक्लेयर करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और जो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं उनमें हर बिजनेसमैन या वो बंदा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, जो कोई ऑफिस जो सरकारी ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहा, जिसमें आप जैसे कह लें कि सरकारी मुलाजमीन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, चेयरमैन, जो डिफरेंट ज़िला कौंसिल के नाज़म वगैरह, वो इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। उनके अलावा हर आदमी, हाँ वो फाइलर है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है या नहीं करता, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा जनाब, डिप्टी कमिश्नर साहब से ये पूछते हैं कि मूवेबल और इमूवेबल कौन कौन से असासे होते हैं और उनके ऊपर इतलाक कितना होता है। जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं कोशिश करूँगा कि आम फेम ज़बान में जो लॉ की लैंग्वेज टिपिकल है उससे हट के लोगों को एक आम फेम ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा। हर वो असासा जो कि ज़मीन पे फिक्स है, जो कि मूव नहीं किया जा सकता, जिसमें आप कह लें मकान है, कोई किसी की दुकान है, कोई प्लाज़ा है, वो असासा इमूवेबल कहलाएगा। ना हरकत करने वाला जो कर सकने वाला असासा है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके लिए हुकूमत ने सबसे जो कम रेट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रखा हुआ है, जो कि 1.5% यानी 1.5% आप टोटल जो मालियत होगी किसी प्लाजे की, किसी दुकान की, किसी मकान की, उसका 1.5% आप टैक्स देंगे तो वो असासा आप उस पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद ये होता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल तो हो गई है, मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। जैसे आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपके पास बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी है, ये चीज़ें जो है ना वो बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। हर वो चीज़ जो जो मूव की जा सकती है, जो हरकत कर सकती हो, वो मूवेबल होती है। क्योंकि मूवेबल जो असासे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा जो रेट है वो इमूवेबल से ज़्यादा है। इमूवेबल जो हर असासा है वो आप 4% रेट उस पर टैक्स का लगा के उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो इमूवेबल असासे हैं वो असासे जो मूव नहीं किए जा सकते उन पे 1.5% रेट है, और जो मूवेबल असासे हैं, जो असासे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, उन पे 4% रेट है। सर, असासों को लीगल करने के आसान तरीका और शरअ टैक्स यानी कि मतलब इनकम कितनी है उसके ऊपर होगा या सेविंग के ऊपर, मसलन एक बंदा साल में कितनी बचत कमाता है उसके ऊपर टैक्स होगा, उसकी शरह कितनी होगी, मसलन सरकारी शेड्यूल के बारे में आप हमें बता सकते हैं। दूसरा ये कि आवाम को आसानी से अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है कि जिस तरह हमारी इतलात है कि निचले स्टाफ जो महकमा इनकम टैक्स का निचला स्टाफ है वो आवाम को सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मसलन जहाँ पे 4,000 सालाना भरना होता है वो 50,000 रुपया या 40,000 बता के 20,000 रुपया खुद ले लेते हैं, जबकि वो सरकार तक सही टैक्स सही मानों में नहीं पहुंचता और जो टैक्स देने वाला होता है नीयत जिसकी होती है वो दूर भागता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकमेल किया जाता है, 1.5 लाख रुपया टैक्स मांगा जाता है और 20-30 हज़ार लेके अपनी जेब में डाल दिया जाता है। तो इस हवाले से जनाब आप सही आवाम को कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो यानी टोटल सेविंग के ऊपर कितनी परसेंटेज है सरकारी शेड्यूल के मुताबिक, ताकि आवाम खुद देने के लिए तैयार हो जाए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और मैं बेसिकली मेरा फंडामेंटल पर्पस यही था कि लोगों को एक अवेयरनेस हम दें। सबसे पहले तो एक आम कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। मैं
कोटली डिस्ट्रिक्ट कोटली के स्पेशली लोगों को कहना चाहूँगा कि जो सालाना टैक्स होता है वो और चीज़ है, और जो एमनेस्टी स्कीम हमारी आई है, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, वो और चीज़ है। ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आप कोई प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं, तो आप 4 लाख तक अगर पैसा कमा रहे हैं, साल में बचत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो आप टैक्स देने के अहल हैं। अगर आप 4 लाख से कम कमा रहे हैं तो आप टैक्सेबल इनकम में नहीं आएंगे। तो पहले तो ये बात समझ लें। अब 4 लाख से जब आपकी इनकम साल की ऊपर जाती है तो फिर उसके हिसाब से फिर हमारे स्लैब्स हैं, ब्रैकेट्स हैं कि जी 4 से आपकी इनकम अगर 6 के दरमियान होती है या 7 तक होती है तो एक रेट है, 7 से 10 तक होती है तो दूसरा रेट है, 10 से 15 होती है तो तीसरा रेट है। सेविंग पे है या सेविंग पे, कमाई पे? आपने मिसाल उसकी एक मैं आसान सादा मिसाल जो लोगों को समझाने के लिए दूंगा कि एक शॉपकीपर ने अगर 100 रुपये सेल की है साल में, तो उसने उस सेल के अगेंस्ट कास्ट ऑफ सेल भी की होगी, यानी उस सेल को करने में जो उसका खर्चा आया होगा वो सपोज हम कह लेते हैं कि 80 रुपये है उसका, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, वो कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। उस 20 रुपये के अगेंस्ट फिर गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है कि तुम्हारे जो बिजली के खर्चे हैं, तुम्हारे मुलाजमों के खर्चे हैं, तुम्हारी शॉप का जो रेंट है वो भी तुम माइनस कर लो। तो हम मिसाल देते हैं कि उस 20 रुपये में 10 रुपये उसके वो खर्चा आ गया जो कि उसकी दुकान के रिलेटेड खर्चा था, तो वो भी निकाल दिया, तो अब उसके पास कितने पैसे बच गए, 10 रुपये बच गए। उस 10 रुपये पे वो इनकम टैक्स देगा। यानी सर अगर साल में 10 लाख की सेल करता हूँ मैं जी, उसमें से सेविंग मेरी खरीद निकाल के 1 लाख रुपया सेविंग है, जी, उसमें से बाकी अखराजात मसलन दुकान का किराया हो गया, बिजली के बिल हो गए, मुलाजमीन वो निकाल के 1 लाख में से 80,000 बचता है तो मैं 80,000 पे टैक्स दूंगा। आप इनकम यानी ये इतनी आसान शर्त है 80,000 रुपये पे, तो फिर भी लोग देने के तैयार नहीं होते। टैक्स। क्या ये अवेयरनेस की कमी थी या क्या समझते हैं आप? मेन ये है कि अवेयरनेस की कमी है, लोगों को टैक्स के फंडामेंटल्स का नहीं पता, और लोग जो है वो विदहोल्डिंग टैक्सेस लोग करवाते हैं, लेकिन एट द एंड अच्छा और एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं लोगों को ये अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगा कि आप साल का जितना टैक्स आप विदहोल्डिंग में कटवा लेते हैं शायद उतना आपको साल के आखिर में पे भी ना करना पड़ता हो। तो आप आएँ, आपका अपने जो आपके जो टैक्स कटे हुए हैं उनकी हमारे पास तफसील लेके आएँ, हम आपकी इनकम पे जो टैक्स बनाएंगे उसमें से वो जो टैक्स आपके कट गए हैं वो हम माइनस करेंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि शायद साल के आखिर में आपका कोई टैक्स भी पे करने वाला ना बनता हो। तो दूसरा जो आपने बात की है, ये टैक्स ऑफिशियल्स की बात की है, मैं लोगों को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहूँगा कि वो खुद देखें सिस्टम कैसे ठीक होगा कि आप थोड़ा सा खुद मेहनत करेंगे, खुद थोड़ा अवेयर होंगे चीज़ों से, खुद चीज़ों का हिसाब किताब रखेंगे। मैं हर शॉपकीपर को कहना चाहूँगा कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करे, उस पर अपनी आमदन और अखराजात की पूरी तफसील रखे, वो गोशवारा या खुद बना ले, साल के आखिर में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 2-3-4 एंट्रीज करनी होती है, वो खुद बना ले। अगर नहीं है किसी अच्छे एक्सपर्ट लॉयर से वो रब्ता करे, उसके पास वो अपना हिसाब किताब लेके जाए, उससे बनवाए, और जो टैक्स बनता है वो खुद जाके बैंक में जमा करवा के और चालान अटैच करे अपने गोशवारे के साथ और हमारे ऑफिस में जमा करा दे। हमारे ऑफिस का रिटर्न की हद तक, गोशवारे की हद तक सिर्फ ये काम है कि हम उसको रिसीव करने वाले हैं। बाद में हम ये देखेंगे कि उसने क्या वो गोशवारे ठीक जमा कराएं, गलत जमा कराएं, अगर कोई उसमें हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उसको नोटिस भेजते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन शुरू में साल के आखिर में जो उसका गोशवारा बनता है उसका तरीकाकार ये है कि वो गोशवारा बनवाए और उस पर जो टैक्स बनता है वो बैंक में जमा कराए, उसके साथ चालान अटैच करके हमारे पास वो रिसीव करवा। ठीक है जी। अच्छा सर, ज़रा ये भी बता दें आवाम को कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो रेवेन्यू सारा इकट्ठा होता है ये कहाँ पे जाता है? आज़ाद कश्मीर में ही लगता है, यहीं पे रहता है या पाकिस्तान में या कहीं? और दूसरा सर ये कि ज़िला कोटली के अंदर बड़े बड़े सियासतदान हैं, MLA हैं और मज़हब के नाम पे भी पैसा इकट्ठे करने वाले मौजूद हैं, जैसा बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। क्या उनके ऊपर भी, अगर वो नहीं आते लाइन पे, जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, दुकानें हैं, और क्या उनके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है? सबसे पहले मैं आपके पहले पार्ट का जवाब देना चाहूँगा। एक तो ये जो हम पैसा जितना भी इनकम टैक्स में आप जमा कर रहे हैं 13 अमेंडमेंट 13वीं तरमीम के बाद, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है इनलैंड रेवेन्यू का वो शिफ्ट हो गया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ AJK के अंडर। अब हम गवर्नमेंट ऑफ AJK का एक डिपार्टमेंट है, तो अब जो 100% टैक्स कलेक्शन है हमारी वो सारे की सारी AJK गवर्नमेंट को जाती है। और ये जो एमनेस्टी स्कीम में जो पैसा जमा हो रहा है, हम जो कर रहे हैं और जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे लोग इसमें आएँ, इसका 100% जो बेनिफिशरी है और ये जो 100% जो पैसा जाएगा ये गवर्नमेंट ऑफ AJK के अकाउंट में जाएगा। ये तो ये बड़ा क्लियर मेंशन कर लें। इसमें मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा हमारे जो ऑनरेबल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं, जयपुर में बैठते हैं,
उन्होंने जो लास्ट ईयर जो हमारा टारगेट था 16.4 बिलियन का, 16.4 बिलियन का, उसको सरप्लस करके दिया है 27 करोड़ पे, उससे ऊपर करके दिए हैं। और ये आसान काम नहीं था। आज़ाद कश्मीर के सिनेरियो के अंदर जहाँ पे हमारे पास एवेन्यूज़ बड़े शॉर्ट होते हैं, उसमें आप टारगेट को पूरा भी करें और उससे ऊपर करके भी दें, ये बड़ी एग्जाम्पलरी जो है ये परफॉर्मेंस थी, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने और जो हमारे हाई अप से उन्होंने बड़ी अप्रिशिएट किया है, और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो इस वक्त जो काम हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट में वो बड़ा एग्जाम्पलरी हो रहा है, और ये सारे का सारा जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, ये सारे का सारा गवर्नमेंट ऑफ AJ के लिए हम जमा कर रहे हैं। तो दूसरी जो आपने बात की है बड़ी बड़ी गाड़ियों की, और ये तो एक तो वाहिद साहब मैं आपको बताऊँ कि ये अब डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अब वैसे भी जो अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं उनको छुपाना, उनको रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब बैंकिंग सेक्टर से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, नादरा से शेयर हो रही है, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो रिकॉर्ड हो रही है, उसके ऊपर विद होल्डिंग हो रही है। तो ये चीज़ें अब इस तरह से छुपाना मुमकिन नहीं है। तो ये है कि जो हमारे सियासतदान हजरात हैं वो रिटर्न बिल्कुल फाइल करते हैं, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी के अलावा उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं। हमारे पास यहाँ आती हैं, मीरपुर में आती हैं, मुजफ्फराबाद में होता है, वो रिटर्न फाइलर हैं। और जहाँ तक आपने बात की है कोई सर, टोटली के कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनकी रिटर्न नहीं आती है, जो टैक्स की तरफ नहीं आया अभी तक? स्पेसिफिकली तो मैं खैर आपको इस वक्त नहीं बता सकूँगा, लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहूँगा कि मोस्टली जो हैं पॉलिटिशियंस हैं वो रिटर्न फाइलर हैं। और ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि वो रिटर्न फाइल नहीं करते, वो रिटर्न फाइलर हैं, और वो अपनी सैलरी इनकम के साथ साथ अगर कोई उनके रेंटल इनकम है या जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर ऐड करके प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव जो है ना मोटिव है। सर, एक छोटा सा सवाल है कि सरकारी शेड्यूल जो जारी होता है उसकी कोई कॉपीज़ या आवाम की अवेयरनेस के लिए, आवाम को जानने के लिए कुछ जारी की जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आवाम को शरह आसानी से समझ आ सके। दूसरा ये कि अगर आपसे नीचे आपके नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? बस नीचे वाले कहते हैं कि ऑफिसर भी खाते हैं, हम भी, जिस तरह तमाम महकमों में रिश्वत के तरीके हैं डिफरेंट, के ऊपर वाले भी खाते हैं, जबकि ऊपर वालों को कोई पता नहीं होता, और ऊपर वालों के नाम के नीचे खाए जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए आप स्पेशली क्या कर रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा मालूमात के लिए कि सरकारी तौर पे जो शेड्यूल जारी होता है वो आवाम तक सही नहीं पहुँच पाता, या यहाँ का स्टाफ आवाम को अगर नहीं देता तो क्या उसको आवाम तक पहुँचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा ये कि आपके ही स्टाफ के नीचे अगर आपके नाम पे पैसा खाया जा रहा है, या कहा जाता है कि ऊपर वाले भी खाते हैं, जिस तरह आम महकमों में पैसे लिए जाते हैं ऊपर वालों के नाम पर, उनको पता भी नहीं होता, तो उसकी रोकथाम के लिए और आवाम की सही अवेयरनेस के लिए आप क्या इकदाम करेंगे या क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक तो ये है कि सरकारी शेड्यूल जो है वो हर साल हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर हर साल तरमीम होती हैं। सबसे ज़्यादा तरमीम जो है वो किसी भी अगर लॉ में होती है तो वो इनकम टैक्स का कानून है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो अदारा चाहते हैं जो टैक्स काटते हैं मुख्तलिफ लोगों के, जो बैंक्स हैं और डिफरेंट अदारे हैं, उनको सबसे पहले हम ये करते हैं कि जब भी हमारा कानून तब्दील होता है तो हम उनको लेटर्स लिखते हैं। उन लेटर्स में हम तरमीम शुदा जो रेट्स हैं उनको वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको देते हैं कि भाई आपने अब जो टैक्स काटना है लोगों से वो इस हिसाब से काटना है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जनरल लोगों की अवेयरनेस के लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी लोग आते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, या जो भी लोग बाहर जो फील्ड ऑफिशियल हमारे होते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई आपने लोगों को अवेयर करना है कि जो टैक्सेबल इनकम है उसकी शरह क्या हो गई है, उस पर टैक्स की शरह क्या है। तो ये हम कोशिश करते हैं। हमारे पास उस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट तो कम्युनिकेशन वे नहीं है, लेकिन हमारी जितनी कैपेसिटी होती है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को अवेयर करें कि भाई आप रेट चेंज हो गए, अब आपने नए रेट्स के हिसाब से टैक्स देना है। और दूसरी जो आपने बात की है स्टाफ के बारे में कि वो अब ये देखें, इसके लिए मेरे पास एक कोई इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के एक मॉनिटर करूँ फील्ड के अंदर कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं लोगों को ही पैगाम देना चाहूँगा, लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि आप हरगिज़ किसी बंदे को कैश ना दें। जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप बैंक में जमा कराएं, और जो चालान है अपने गोशवारे के साथ वो अटैच करके हमारे ऑफिस में जमा करा दें। उसके अलावा मैं जब यहाँ पे पोस्टिंग मेरी हुई थी तो मैंने बिल्कुल जो मेरे साफ़ी हजरात के साथ, अंजमन ताजरान वालों के साथ जो मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने उनको बड़ा क्लियरली कहा था कि मेरे ऑफिस के जो दरवाजे हैं 24 घंटे खुले हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने उनको दिया है, मेरे ऑफिस का नंबर उनके पास है। कोई फील्ड में शिकायत आती है, मेरा नंबर हाजिर है, मेरा ऑफिस हाजिर है, वो बिल्कुल 24 घंटे मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि फलाना आपका ऑफिशियल जो है वो आया है और हमें कोई अनड्यू तरीके से वो तंग कर रहा है।
लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर कोई नोटिस हमारे ऑफिस से जाता है कि एक बंदा जिसकी सपोज सेल 100 रुपये थी और उसने सेल शो की हुई है 10 रुपये या 20 रुपये, तो अगर उसको हम नोटिस भेजते हैं, कानूनी नोटिस भेजते हैं, तो उस नोटिस की कंप्लायंस करना उस पर फ़र्ज़ है। और अगर वो कंप्लायंस नहीं करेगा तो फिर हमें कानून ने बिठाया इसलिए है, हुकूमत ने हमें बिठाया इसलिए है कि हम उसके रिटर्न के अंदर तरमीम करें और उसके खिलाफ ऑर्डर पास करें जिसमें उसकी प्रॉपर सेल, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसको नए सिरे से हम मुतय्यन करके उस पर नया टैक्स लगाएं। अगर इस चीज़ को लोग लेते हैं कि जी कोई किसी ऑफिशियल ने कोई ज़्यादती की है, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज़्यादती है। हाँ, अगर कोई ऑफिशियल कोई अपने हवाले से, कोई ज़ाती हवाले से किसी को तंग करता है, फ़ौरन मुझे कॉल करें, मुझे रिटर्न कंप्लेन करें और हरगिज़ उस बंदे को कोई नकद अमाउंट, कोई नकद रकम ना दें। ये मेरी लोगों से अपील है। या जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, ये भी आवाम को बता दें। जी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। बेसिकली इसमें क्योंकि मैंने बताया था कि मनकूला और गैर मनकूला दोनों जायदादें इसमें शो कर सकते हैं, सिवाय 3-4 चीज़ें हैं जिसमें प्राइस बॉन्ड है वो आप इसमें शो नहीं कर सकते, सोना है वो नहीं शो कर सकते, अगर आपने नेशनल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं वो आप इसमें शो नहीं कर सकते, अगर आपके पास कीमती पत्थर हैं तो वो आप इसमें शो नहीं कर सकते। इन 3-4 चीज़ों के अलावा हर वो असासा जो आपके पास है मनकूला व गैर मनकूला, वो आप इस एमनेस्टी डिक्लेरेशन स्कीम में डिक्लेयर कर सकते हैं। सर, आप आखिर पे कुछ आखिरी पैगाम दे दें और साथ आखिरी तारीख बता दें, और उसके बाद भी जो टैक्स के ज़मरे में आते हैं और टैक्स ऑफिस में नहीं आते उनके लिए क्या पैगाम है आखिर पे? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट ये बात है जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 31 जुलाई 2019 तक ये लास्ट डेट है इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के लिए, जो एमनेस्टी स्कीम जिसको सादा ज़बान में हम कह रहे हैं। मैं जनरली लोगों से दोबारा ये कहना चाहूँगा कि ये आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप वो असासे मनकूला और गैर मनकूला असासे जो आपने इससे पहले ज़ाहिर नहीं किए हैं, हाँ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते, उनको 31 जुलाई से पहले आके हमारे ऑफिस में आके डिक्लेयर कर दें। पहली तो ये बात है। उस पर बड़े नॉमिनल से रेट हैं, थोड़े से रेट हैं, उस रेट पे आप जाके टैक्स जमा कराएं और अपने हिसाब से डिक्लेयर कर दें। अगर अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो जिस तरह पाकिस्तान में अब जब उनके 3 जुलाई को वहाँ पे एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने असासा जात, बेनामी असासा जात की ज़ब्तगी का काम शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को, स्पेशली कोटली के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस मौके से फ़ायदा ना उठाया तो ऐसा इन मुमकिन है कि जो आपके बेनामी असासा जाते हैं उनकी ज़ब्तगी शुरू हो जाए और फिर वो आपके लिए परेशानी का बायस बने। इसलिए आप हमारे ऑफिस आएँ, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, मेरा ऑफिस, उसका फ़ोन नंबर, वो बिल्कुल हम 24 घंटे यहाँ बैठे हैं। आप आके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, जो आपको गाइडेंस चाहिए है, वो लेके अपने मनकूला और गैर मनकूला असासे 31 जुलाई 2019 से पहले ज़ाहिर कर दें। उस पर जो टैक्स बनता है वो आप अदा कर दें, ताकि आप खुल के कारोबार भी कर सकें, उन असासों को इस्तेमाल करें, मार्केट के अंदर लेके आएँ, बिज़नेस भी करें, लोगों को भी फ़ायदा हो, रोज़गार मिले और गवर्नमेंट को उससे टैक्स भी मिले और आप भी सुकून की नींद सोएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।